एपिसोड की शुरुआत में हम देखते हैं कि विष्णु अपने दोस्तों के साथ मूवी के बारे में डिस्कशन कर रहा होता है। सभी वहाँ कुछ सीनियर्स आ जाते हैं और कहते हैं हमने तुम्हें ये रूम यूज करने से मना किया था, तुम्हारी यहाँ आने की हिम्मत कैसे हुई? तो विष्णु कहता है आप काफी टाइम से ये रूम यूज नहीं कर रहे थे, तो मुझे लगा शायद आपको इसकी जरूरत ना हो। तब एक सीनियर कहता है बकवास बंद करो और यहाँ से बाहर चले जाओ, और अगर तुम दोबारा यहाँ दिखे तो हम तुम्हें बाहर फेंक देंगे। तब विष्णु कहता है ये चीज मेरी है, तो अपना पैर पीछे हटाओ। तब उसके दोस्त उसे रोकने की कोशिश करते हैं, तो वो किसी की बात नहीं सुनता। तब वो सीनियर उसे लात मारकर दूर फेंक देता है। उसके दोस्त वहाँ से भाग जाते हैं और तब उसके सीनियर उस रूम का दरवाजा बंद करके उसे पीटने लगते हैं। तब यहाँ विष्णु कहता है मैं कभी सोचता हूँ कि जिस पर्सन ने इंडिफरेंस को अफेक्शन का ऑपोजिट कहा था, तो अब तक शायद वो जानून में जा चुका होगा। अफेक्शन का उल्टा तो नफरत होनी चाहिए थी। जापानीज लोग सिंपल आंसर्स को मुश्किल बना देते हैं। तब माइको कहता है ये चीज जापानीज से नहीं की थी। तब विष्णु कहता है मैं तो बस गलत ट्रांसलेशन की बात कर रहा हूँ, और उस फॉरेनर ने जो असली बात कही थी वो ये थी कि लव का ऑपोजिट इंडिफरेंस होता है। तो हम लोग लव वर्ड का यूज ज्यादातर करते ही नहीं है, तो शायद इसी वजह से इस कंट्री ने लव को अफेक्शन समझ लिया, तो इसी वजह से इंडिफरेंस को अफेक्शन का ऑपोजिट माना जाने लगा। तब माइको कहता है तुम सही कह रही हो, ह्यूमर्स को वैसे भी शब्दों के साथ खेलना बहुत अच्छा लगता है। तब विष्णु पूछता है आखिरकार ये क्या है? तब माइको कहता है ये एक एक्सपेरिमेंट था जिससे मैं जानना चाहता था कि मैं एक ह्यूमन को कितना बड़ा बना सकता हूँ। जो तुम्हारे हाथ में है वो ये देखने के लिए था कि मैं एक ह्यूमन को कितना छोटा बना सकता हूँ। क्या तुम्हें डेड बॉडी परेशान करती है? तब विष्णु कहता है मुझे नहीं पता, अगर तुमने मेरी माँ को मारा होता शायद मैं तुमसे नफरत करता, पर मुझे पहले ही पता है कि इंसान कितने घटिया हैं, तो मैं उनसे कोई उम्मीदें नहीं रखता, न ही मुझे उनके मरने से कोई फर्क पड़ता है। तब माइको कहता है क्या तुम्हें लगता है कि इंसानों के पास दिल होता है? तब विष्णु कहता है तुम ये क्या कह रही हो? उनके पास नहीं होता? तब माइको कहता है नहीं, उनके पास नहीं होता, उनके पास बस आत्मा है, पर आत्मा गुम नहीं हो सकती। मैं ही बस एक इकलौता हूँ वो भी जानता है कि इस दुनिया में आत्मा कैसे बनी है, क्योंकि मैं उस सोल की मदद से इंसानों की अपीयरेंस चेंज कर देता हूँ। इमोशंस को आत्माएं ही कंट्रोल करती हैं, और इन सबको हम दिल नहीं कह सकते। लोग उन चीजों पर ज्यादा ध्यान देते हैं जिन्हें वो देख नहीं सकते, पर मैं इन्हें देख सकता हूँ। तो आत्माएं मेरे लिए कुछ स्पेशल नहीं है, ये तो बस फिजिकल बॉडीज की तरह ही है। इस दुनिया में जिंदगी का कोई महत्व नहीं है, ये तो बस एक साइकिल में चलती जाती है, जैसे कि पानी और हवा। ये जिंदगी हम दोनों के लिए सेम है, और हम इस जिंदगी को अपने दिल के अकॉर्डिंग जी सकते हैं। जैसे कि तुम्हें जब भूख लगती है तो तुम खाते हो, तो अगर तुम किसी से नफरत करते हो तो उसे मार भी सकते हो, और इसके लिए मैं तुम्हारा समर्थक हूँ। और तब हम यहाँ देखते हैं इटाडोरी और इजिची विष्णु का पीछा कर रहे होते हैं। तब इटाडोरी पूछता है इसकी यूनिफॉर्म कहाँ है? तब इजिची कहता है लगता है ये काफी दिनों से स्कूल नहीं जा रहा। तब इटाडोरी कहता है स्कूल तो मैं भी नहीं जा रहा हूँ, तो वो लोग कैसे हैं? तब इजिची कहता है जहाँ तक मैंने सुना है वो सब बढ़िया है। तब इटाडोरी कहता है तो हम क्या करने वाले हैं? तब इजिची कहता है हम इन्हें यूज करने वाले हैं। ये एक फ्लाई हेड है जो कि एक लो लेवल कर्स है। जब यहाँ कोई भी नहीं होगा तब हम उनकी मदद से उनके ऊपर अटैक करेंगे, और उसके बाद 4 केस बनते हैं। पहला, अगर वो एक नॉर्मल पर्सन हुआ जो कि कर्सेस को नहीं देख सकता है तो हम उसे बचाएंगे। दूसरा, अगर वो उन कर्सेस को देख सकता है पर उनसे लड़ नहीं सकता तब भी हम उसे बचाएंगे। और तीसरा, अगर वो उन्हें देख सकता है और उन्हें अपने जुजुत्सु से मार सकता है तो हम उसे पकड़ लेंगे, चाहे हमें कोई भी ताकत लगानी पड़ जाए। पर अगर ये गलती भी हुई तो हम उससे बाद में माफी मांग लेंगे। और फोर्थ, वो ग्रेट टू सोर्सर की तरह ताकतवर हुआ तो हम यहाँ से वापस जाकर मृणाली को सब कुछ बताएंगे। तो इटाडोरी कहता है जहाँ तक मैंने देखा है मैं शायद ही सेकंड ग्रेड स्पिरिट्स को हैंडल कर सकता हूँ। तब इजिची कहता है इस बार भी मैं शायद फुशिरो ने बताया ही होगा, जब किसी सॉर्सरर को एक कर्स स्पिरिट के बारे में बताया जाता है तो वो दोनों इक्वल ग्रेड्स के होते हैं। अगर मैं दूसरे शब्दों में कहूँ तो एक ग्रेड 2 सॉर्सरर से उम्मीद रखी जाती है कि वो एक ग्रेड 2 स्पिरिट्स को आसानी से हरा सकता है, ताकि उसके पास वो स्ट्रेंथ है जिससे वो ग्रेड 1 कर्स स्पिरिट को हरा सके। तब इटाडोरी कहता है आखिरकार मुझे क्यों ये इम्पोर्टेंट बातें नहीं बताई जाती हैं? तब इजिची सोचता है क्योंकि जोशो बहुत इररिस्पॉन्सिबल है। तब वो दोनों गाड़ी से बाहर आ जाते हैं और यहाँ नानी माइको की छुपने वाली जगह पर पहुँच जाता है और कहता है अगर तुम्हारा बाहर आने का कोई प्लान हो तो जल्दी से बाहर आ जाओ। ये लोग चाहे बचाए नहीं जा सकते थे, पर फिर भी मुझे इंसानों को मारना अच्छा नहीं लगता है। तब माइको वहाँ जाता है और कहता है ये बहुत खुशी की बात है। अगर गोजू सातोरो यहाँ होता तो शायद मैं यहाँ पर खतरे में होता। मुझे नहीं लगता तुम जैसे वीक पर कोई एक्सपेरिमेंट करना चाहिए। तब नानी कहता है मुझे ओवर टाइम करना बिल्कुल पसंद नहीं है, तो चलो जल्दी से इसे खत्म करते हैं। तब वो दोनों आपस में लड़ने लगते हैं और नानी सोचता है ये और गोजू दोनों
एक जैसी हैं और इन दोनों की ताकत भी एक ही जैसी है। और तब ननामी अपनी टेक्निक से माइतो का हाथ काट देता है। तो माइतो कहता है, मुझे तो लगा मैंने तुम्हारे हमले को कर्स एनर्जी से रोक दिया था। क्या ये तुम्हारी कोई टेक्निक थी? तब ननामी कहता है, तुम्हारा क्या मतलब है? मुझे वैसे भी लड़ाई के टाइम ये सवाल जवाब पसंद नहीं है। तो माइतो कहता है, ऐसी बात है, पर शायद तुम बात तो कर सकते हो। तब ननामी सोचता है, ये कर्स भी बहुत अच्छे से बातें कर सकता है। ये भी उन दोनों अनरजिस्टर्ड स्पिरिट्स की तरह है जिसके बारे में गोजू ने बात की थी, और मुझे लगता है इसका और उनका कोई कनेक्शन तो जरूर है। तब माइतो पूछता है, तो चलो मुझे बताओ कि पहले आत्मा आई या फिर बॉडी? क्या तुम्हें लगता है कि आत्मा बॉडी के अंदर रहती है या फिर सोल के आसपास बॉडी बनती है? तब ननामी कहता है, मेरे हिसाब से सोल बॉडी के अंदर होती है। तब माइतो कहता है, तुम गलत हो, क्योंकि सोल पहले आई है तो इसलिए बॉडी बाद में क्रिएट होती है, क्योंकि बॉडी की शेप सोल की शेप के अकॉर्डिंग बनती है। मैं इस टाइम हील नहीं कर रहा हूँ, मैं तो बस अपनी सोल की शेप के अकॉर्डिंग अपनी बॉडी को एडजस्ट कर रहा हूँ। तो अब तुम्हें समझ तो आ ही गया होगा कि मेरी टेक्निक से मैं सोल को टच और रीशेप कर सकता हूँ। और तब माइतो अपनी टेक्निक को यूज करता है। कहता है, नॉर्मल लोग तो ट्रांसफॉर्म होने के बाद मर जाते हैं, तो मैं देखना चाहूंगा कि एक जुजुत्सु सॉर्सरर के साथ क्या होता है। ननामी कहता है, 5:30 हो चुके हैं और मेरा काम 10 बजे से स्टार्ट होगा, तो मैं 6 बजे तक लड़ूंगा। तो चलो इसे खत्म करते हैं। और यहाँ हम देखते हैं योशिनो का टीचर योशिनो से मिलने आया होता है और कहता है, क्या तुमने सुना कि थिएटर में 3 बच्चे मारे गए हैं? तुम उनके दोस्त हो ना, क्योंकि वही लोग तुम्हारे साथ रहते थे। तब योशिनो सोचता है, दोस्त, और वो क्या ये पागल हो गया है? तुम जैसे टीचर्स जिस स्कूल से ग्रेजुएट होते हैं वही टीचर लग जाते हैं। तुम्हें कभी असली दुनिया का एक्सपीरियंस ही नहीं हुआ, जिसकी वजह से हमें तुम जैसे घटिया टीचर मिलते हैं। वो टीचर कहता है, तुम क्या सोच रहे हो योशिनो, क्या तुम पागल हो गए हो? तभी हम देखते हैं योशिनो अपनी उंगलियों से कुछ करने लगता है। तभी इटाडोरी उड़ते हुए उस लो लेवल स्पिरिट को पकड़ लेता है। तभी इटाडोरी नोटिस करता है कि वो लड़का उस स्पिरिट को देख पा रहा होता है, जाकर एक खंबे में जा लगता है। तब हमें 5 सेकंड पहले का सीन दिखाया जाता है, वहाँ वो गलती से उस स्पिरिट को खुला छोड़ देते हैं। वो टीचर कहता है, आखिरकार तुम आए कहाँ से? तब इटाडोरी योशिनो को कहता है, क्या मैं तुमसे कुछ क्वेश्चन पूछ सकता हूँ? क्या तुम मेरे साथ आ सकती हो? तब टीचर कहता है, रुको जरा, मैं और यूशिनो बात कर रहे थे। तब इटाडोरी कहता है, ये थोड़ा इम्पोर्टेंट है। और तब इटाडोरी उस टीचर की पैंट खोल देता है और उसकी पैंट को लेकर वहाँ से भाग जाता है। और तब वो टीचर इटाडोरी का पीछा करने लगता है। तब हम देखते हैं इटाडोरी योशिनो के पीछे से वापस आ जाता है। तो योशिनो कहता है, तुम यहाँ इतनी जल्दी पहुँच गए, ये तो कमाल की बात है। तुम्हें इतनी प्रॉब्लम उठाने की जरूरत नहीं थी, तो मुझे यहाँ से खींच के भी लेकर जा सकते थे। तब इटाडोरी कहता है, हाँ मैं कर सकता था, तुम्हें शायद वो अच्छा नहीं लगता। तो योशिनो कहता है, पर तुम्हें कैसे पता? तब इटाडोरी कहता है, मैंने तो वैसे ही सोचा था। क्या मैं गलत था? तो योशिनो कहता है, नहीं, तुम गलत नहीं हो। तब इटाडोरी कहता है, अगर तुम्हें कोई प्रॉब्लम नहीं है तो क्या हम दोनों चलते जिससे बात कर सकते हैं? और यहाँ हम देखते हैं ननामी और माइतो आपस में लड़ रहे होते हैं और माइतो कहता है, तुम बहुत तेज हो। और ननामी पर हमला कर देता है। तब ननामी सोचता है, तो जब किसी पर्सन की शेप चेंज होती है तो ये डिपेंड नहीं करता कि उसे कितना स्ट्रेच किया जा सकता है। और ये मेरे टेक्निक के लिए बिल्कुल सही नहीं है। और तब वो कर्स स्पिरिट ननामी से मदद मांगने लगती है। और तब ननामी को याद आता है, आयरा ने कहा था, जब वो लोग चेंज हो जाते हैं तब उन्हें बचाना नामुमकिन है, तो तुम्हें उन्हें मारना ही होगा। तब माइतो कहता है, मुझे माफ करना, पर मुझे और प्रैक्टिस की जरूरत है ताकि मैं इन्हें जब चेंज करूं तो ये टाइम ना मरे। और मुझे अभी भी ये पता नहीं कि इन्हें ये एहसास भी होता है या नहीं। और कभी कभी इनकी सोच बहुत ट्रिकी होती है, पर तुम इसकी चिंता मत करो। तब ननामी कहता है, मैं इसके लिए परेशान नहीं हूँ। ये मेरी पॉलिसी है कि मैं अपने काम के बीच में पर्सनल फीलिंग्स नहीं लाता। तब माइतो कहता है, तुम झूठ कह रहे हो, तुम्हारी सोल घबरा रही है। तो तुम कौन से ग्रेड में हो? तब ननामी कहता है, ग्रेड 1 पर। तब माइतो कहता है, इसीलिए तुम इतने स्ट्रॉन्ग हो, तो तुम पर एक्सपेरिमेंट करने में मजा आएगा। तब वो अपनी टेक्निक से ननामी पर हमला कर देता है। तब ननामी उसे दूर फेंक देता है। तब माइतो कहता है, मैं तुम चौंक गए हो मेरी स्पीड देखकर। मैं अपनी सोल की शेप को भी चेंज कर सकता हूँ। जुजुत्सु सॉर्सरर्स अपनी बॉडी को चाहे पर्स एनर्जी से बचा लेते हैं, पर वो अपनी सोल्स को नहीं बचा सकते, क्योंकि पहले तुम्हें अपनी सोल के बारे में पता होना चाहिए। पर अगर तुम्हें कुछ ना पता हो तो तुम कुछ नहीं कर सकते। तुम्हें देखकर मुझे ऐसा लगता है कि तुम किसी तरह अपनी सोल को अपनी कर्स एनर्जी से प्रोटेक्ट कर रहे हो, पर तुमने ऐसा नहीं किया होता तुम मेरे कंट्रोल में होते। पर अगर मैंने तुम्हें थोड़ी बार और टच किया तो तुम ह्यूमन नहीं रहोगे। और तब वो दोनों फिर से लड़ना स्टार्ट कर देते हैं। तब माइतो कहता है, तो अब तुम थक गए हो, लगता है तुम्हारी लिमिट पूरी होने वाली है। ननामी कहता है, ऐसी बात नहीं है, तुम्हारी वजह से मुझे ओवर टाइम करना पड़ेगा। माइतो देखता है कि ननामी की कर्स एनर्जी अचानक से बढ़ने लगती है। एपिसोड की शुरुआत में माइतो कहता है, क्या हुआ फर्स्ट ग्रेड सोर्सर? क्या यही तुम्हारी लिमिट है? पर तभी वो देखता है ननामी की पावर बढ़ने लगती है और ननामी